नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के टीयर 2 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, तो इस कोर्स में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स एंड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम लोग अपने इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ये सबसे फर्स्ट क्लास है जहां पे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे। ठीक है, सो देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपने CSIR का एग्जाम कवर करा हुआ है तो हमने CSIR में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से कवर करा था। ये पूरी सीरीज YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो जो बच्चे CSIR के स्टूडेंट हैं और उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस अगर मुझसे कवर करा था और बहुत अच्छे से उनका कवर हुआ था, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो चीज़ें यहाँ पे ओवरलैप होंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट ही है। ठीक है, बस वहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस में हम लोग क्या करते थे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट वर्कशॉप है, प्राइवेट फैक्ट्रीज है, उनसे चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ते थे। और चूंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे चीज़ों को गवर्नमेंट से रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिमाग में यही चलता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, आपको 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, एक पब्लिक और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जनता जनार्दन। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जनता जनार्दन, यानी कि वे सारी चीजें जो जनता से रिलेट है, जो पब्लिक से रिलेट है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज हो सकती हैं, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक एक्टिविटीज हो सकती है। तो कुछ भी ऐसा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है वे सब इस पब्लिक के अंदर काउंट होगा। वहीं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, यानी कि पब्लिक का मैनेजमेंट की अथॉरिटी किसके पास है? तो गवर्नमेंट के पास है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्टिविटीज को मैनेज करना, यही कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया भाई यहां तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? ठीक है, इसे अब देखो, गवर्नमेंट जब भी पब्लिक की चीजों को मैनेज कर रही होती है तो ये जो मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली 3 लेवल पे होता है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे, दूसरा होता है स्टेट लेवल पे, और तीसरा होता है मेरा लोकल लेवल पे। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक वेलफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स एंड पब्लिक प्रोग्राम्स विच आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट हमने देखा कि 3 लेवल्स पे वर्क करती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल्स पे। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे इस तरीके से भी डिफाइन करा जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर गवर्नमेंट मैनेजेस पब्लिक अफेयर्स एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। क्लियर हो गया भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? क्लियर हो गया आप सभी का? ठीक है, अब चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली पब्लिक मैनेजमेंट, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस मैनेजमेंट के फंक्शंस के सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है मैनेजमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के भी फंक्शंस होंगे। बस डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कभी भी हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन जब भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो फंक्शंस आएंगे वो प्री डिफाइंड होते हैं कि यही 7 फंक्शंस होंगे हमेशा। ठीक है, यही 7 फंक्शन होंगे। कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, 5वां कोऑर्डिनेटिंग,
छठा रिपोर्टिंग और सातवां बजटिंग। ठीक है, तो ये 7 प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब आपके दिमाग में होगा कि ये सब होता क्या है, तो जो CSIR वाले बच्चे हैं उन्हें तो थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग भी पढ़ा हुआ था लेकिन वो लास्ट के चैप्टर में था, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था। तो कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो कहाँ पे आएंगे भाई, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन आएंगे या फिर मैनेजमेंट के फंक्शन। मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए तो मैनेजमेंट का, जो कि डायरेक्टली है, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो हम लोग जो यहाँ पे फंक्शंस देख रहे हैं, ये सातों फंक्शंस, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, आपके दिमाग में होगा कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, बजटिंग क्या होता है। कोई 30 मार्क खान वाली चीजें यहाँ पे नहीं है। अगर नाम को अच्छे से एलिबोरेट करने आता है तो आप सबका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, देखो अगर स्मार्ट होकर के पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसानी से क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलेंगी। अगर रट्टा मल बनोगे, मतलब रटा हुआ जैसे जो ज्ञान लेना है, तो उसमें क्या होगा, आपको चीजें रटन विद्या आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वहां पे क्या होगा कि आपने चीज़ों को लर्न तो कर लिया लेकिन आपको चीज़ें मालूम नहीं है, तो अब एग्ज़ाम जो होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव लेवल का होगा। ठीक है, यहाँ पे रटंत विद्या काम नहीं आएगी, यहाँ पे काम आएगा कि आपने चीज़ों को एनालाइज कितने अच्छे से करा है, आपने चीज़ों को समझा कितने अच्छे से है, आप चीज़ों को कितने अच्छे से लिख सकते हो पेपर पे। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोई रटंत विद्या यहाँ पे काम नहीं आने वाली। टियर 1 का अप्रोच एक अलग अप्रोच है, उसे पढ़ने का तरीका एक अलग होगा। वहां पे आप चीजें मगअप करके जाओगे, आपको ऑप्शंस दिखेगा, आप टिक मार्क कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन भैया यहाँ पे काम नहीं होने वाला। ठीक है, टियर 2 का जो पेपर होगा वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। आपको क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, आपको आंसर्स को समझना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस पूरे कोर्स में हम लोग कोर्स का सिलेबस तो कवर करेंगे ही, जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताया है वो तो कवर करेंगे ही। इसके अलावा ठीक है, हर वीडियो, हर टॉपिक जब भी कवर होगा, वीडियो के अंदर जब भी टॉपिक कवर होगा तो उस टॉपिक पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। और जो नोट्स आपको दिखेगा, ये नोट्स नहीं है भाई, ठीक है, ये तो मैंने पीपीटी बनाया हुआ है आपको चीज़ें समझाने के लिए। नोट्स बहुत ही एलिबोरेट वे में है। ठीक है, नोट्स यहाँ पे नहीं दिखाने का 2 कारण है। पहला कारण यह है कि इस कोर्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं इंग्लिश में चीज़ों को दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरा टोन क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, मैं बोलता भी इंग्लिश में हूँ, बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में लिखता हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़े से डीमोटिवेट हो जाएंगे, यार सर तो इंग्लिश वाला पढ़ा रहे हैं, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो मैं बताऊंगा, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो इंग्लिश में मेरे मुंह पे बैठा हुआ है तो वो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। इस तरह से मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, मेरी आवाज़ हिंदी है, ठीक है, जो शब्द आप सुन रहे हैं वो हिंदी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर मैं पीपीटी के फॉर्मेट में चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। बाकी नोट्स A1 क्वालिटी का मिल रहा है आपको इस पूरे कोर्स में। ठीक है, बस विनती ये है कि इसका मिसयूज करने से बचिएगा और अपने प्रिपरेशन के लिए, अपनी उन्नति के लिए इसका यूज़ करिएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन डाउनलोड का भी मैं परमिशन दिलवा दूंगा, आप ऑफलाइन डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं और फिर उससे अपना प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल होगा। ठीक है, हम लोग 7 टॉपिक यहाँ पे 7 फंक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है भाई, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उस सबसे पहले वो क्या डिसाइड करता है, वो अपना एक गोल डिसाइड करता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, अपना एक उद्देश्य डिसाइड करता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है तो साल दर साल वो क्या करेगा, अपना एक गोल डिसाइड करेगा, अपना एक एम डिसाइड करेगा। ठीक है, अब उस एम को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स लिया था, मैंने बिल्कुल चीज़ों को आपसे रिलेट करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा देख करके।
और एटलीस्ट मैनेजमेंट सीख जाओगे कि अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, सक्सेस को कैसे मैनेज करना है। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे मैं स्टूडेंट की लाइफ से रिलेट कर सकूँ, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स मैं ऐसे देता हूँ जो बहुत ईजी हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। फ़ायदा इससे ये होता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो या नहीं हो, आप लाइफ में ज़रूर क्लियर हो जाओगे, लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो जो भी मैं एग्जाम्पल लूँगा वो पब्लिक अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट से रिलेट करते हुए मैं चीज़ों को चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। और जब भी अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको या वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं वो आराम से हमेशा याद रहेगा। तो अगर कहीं भी कोई स्टेटमेंट भूल जा रहे हो, वहाँ पे ये एग्जाम्पल्स अगर आप डाल दोगे ना तो इंप्रेशन बन जाएगा आपका, ठीक है, कि यार इस बंदे ने प्रैक्टिकल चीज़ें उठा करके डाल दी यहाँ पे, ठीक है, इस बंदे को नॉलेज है, ठीक है, तो मार्क्स मिल जाएगा वहाँ पे। तो फर्स्ट है प्लानिंग, क्लियर हो गया। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग का। जैसे ही कोई भी चीज़ प्लान हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं इसका मतलब क्या रिसोर्सेस हैं, कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है। हम लोग अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ को हायर करना, रिक्रूट करना एम्प्लॉय को, ठीक है। जब भी आप कुछ प्लान कर रहे हो, उसके अनुसार ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, हमें क्या करना होता है कि अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों को रिक्रूट करेंगे, कुछ एक्सपर्ट को रिक्रूट करेंगे। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टाफिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग का पार्ट, ठीक है। बेसिकली देखो, डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हम लोग ये नहीं करते कि हमने क्या करा, किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दिया और बस कह दिया कि भाई तुम कल से आ जाना, और आकर के वो बंदा बैठा हुआ है, हमने बताया ही नहीं उसे करना क्या है, तो वो करेगा कैसे, ठीक है। तो हम लोग उसे डायरेक्ट करते हैं कि देख भाई ये काम है, ये तुझे करना है, इतने समय में कंप्लीट करना है इस काम को। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, या दिस पार्ट कम्स अंडर डायरेक्टिंग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा कोऑर्डिनेटिंग का। बेसिकली कोऑर्डिनेट करना मतलब सामंजस्य बना के चलना, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब या कोऑर्डिनेटिंग का मतलब जो मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक है, और जो एम्प्लॉय पार्ट है यानी कि जो वर्कर्स पार्ट है, ठीक है, इनके बीच में क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, दोनों के बीच में किसी तरह का मतभेद ना हो, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आती हैं। फिर आता है रिपोर्टिंग का पार्ट। किसका पार्ट आता है सर? रिपोर्टिंग का पार्ट। बेसिकली रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो लोअर अथॉरिटी होती है या लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वे अपने से हायर लेवल के जो मैनेजर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन्हें रिपोर्ट करना होता है, उन्हें चीज़ों को अपडेट करके देना होता है कि भाई इतना काम आपने दिया था, इसमें से मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है बजटिंग का पार्ट। बेसिकली बजटिंग के अंदर क्या बजट है इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का, क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगी, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं बजटिंग के अंदर। तो ये 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और यहाँ पे हम लोग चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट होगा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मैनेजमेंट होगा, इसके अंदर ये जो 7 फंक्शंस हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मैंने कहा था कि हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए चीज़ों को चलेंगे, तो मैं मान लेता हूं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब इसे लिटरली मत लेना कि पूरा होता है, हाईवे वे पे लगा होता है, वो सब चीज़ नहीं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या प्लान करा? इन्होंने प्लान करा कि मुझे रोड्स रिपेयर करने हैं और ब्रिज दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है दिल्ली के अंदर। सपोज करिए, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे प्लानिंग का
कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन्होंने एक प्लान लाया या इनका एक एम है, ठीक है, इनका क्या एम है कि दिल्ली के अंदर जो भी रोड्स हैं वो रिपेयर हो जाएं, ठीक है, और जो ब्रिजेस हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ये इनका प्लान है या इनका एम है। तो एम के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्लानिंग, कि क्या करना है, कहाँ तक करना है, कितना करना है, कब तक करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये किसका पार्ट हो गई, प्लानिंग का पार्ट हो गई। जैसे ही प्लानिंग हो जाएगा तो उसके बाद चीज़ों को क्या करा जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग करा जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या आएगा, जो रिसोर्सेस क्या हैं उनके पास अवेलेबल, ठीक है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, मटेरियल्स कौन कौन से हैं, टीम कौन कौन सी है, यूनिट्स कितने हैं, मतलब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन सभी चीज़ों का जहां पे कलेक्शन या जहां पे नापतोल किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, जहां पे चेक किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। क्लियर हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग में क्या करते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे, अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, इन सब से हायर करा जाएगा लोगों को, ताकि वो क्या करें, वो सब मिल करके इस एम को, इस उद्देश्य को पूरा करें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डायरेक्टिंग का। इस डायरेक्टिंग में क्या होगा कि जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट करेंगे सुपरवाइजर को, या सुपरवाइज करेंगे या डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा। अब सुपरवाइज करता कौन है, सुपरवाइजर करता है वो भी अ टाइप ऑफ मैनेजर ही होता है, बहुत जगहों पे मैनेजर के नीचे भी काम करता है, ठीक है। हम लोग आगे आने वाले समय में इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है, कि मैनेजर्स कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, कैसे कौन काम करेगा, ठीक है। तो जो मैनेजर्स होता है बेसिकली ये क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा और सुपरवाइज करेगा। अलग अलग तरह के जो स्टाफ्स हैं जो क्या करेंगे, जो गोल को कैसे अचीव करना है, कितने समय में अचीव करना है, इन सब चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे, विच इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग का। अब चूंकि रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इससे लोगों का नुकसान ना हो, वहाँ के आसपास के लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। या फिर ये जो रोड अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो सपोज करो वो किसी बगल में कोई स्टेट है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, इनसे जब कनेक्ट होगा या फिर फ्यूचर में इन स्टेट्स को उस रोड कंस्ट्रक्शन से किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो तो इससे क्या करना पड़ेगा, उन्हें उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। सो पब्लिक वर्क्स ऑफन कोलैबोरेट्स विथ अदर सिटीज डिपार्टमेंट्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल सर्विसेज as well as external stakeholders like contractors और यूनिटी कंपनीज, मतलब वही हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, तो उसके बाद क्या आएगा, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का सेक्शन, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या होगा कि हमें रेगुलर अपडेट्स देनी होगी, रिपोर्ट्स देना होगा, किसे, अपने से ऊपर वाली अथॉरिटी को, ठीक है। बजटिंग के अंदर क्या आएगा, कितना फंड एलोकेट हुआ, बजट्स कितना है, ठीक है, फंड कितना एलोकेट हुआ, एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पे हुए, ये सारा पार्ट्स कहाँ पे आ जाएगा, बजटिंग का, ठीक है। चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अच्छे से समझने के लिए उसका फाउंडेशन बनाना जरूरी है, तो दिस इज द फाउंडेशन, ठीक है। बहुत जगह पे ये सारे टर्म्स घुसेंगे। अब अगर उस समय मैं आपको ये बताता तो फिर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार बार बार ये घुस रहा है, इसे पहले ही बता करके क्यों नहीं क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये इसीलिए ये चीज मैंने पहले बता के क्लियर कर दी, ठीक है। तो यहां तक जो हमने करा, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्या मेंशन है आपके सिलेबस में, तो ये 8 पॉइंट्स, ये 8 टॉपिक्स मेंशन है जो आपको करना है। इसमें जो फर्स्ट है वो है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ठीक है। क्या कवर करना है हमें, सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना है वो है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, जो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है। जो नेक्स्ट होगा वो होगा मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मतलब जो सेकंड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा मेरा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। देन जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा मेरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद आएगा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल।
7वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग एंड टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट। इसके बाद 8वें नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर पोस्ट के अंदर कवर करना है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है फर्स्ट चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। मैनेजमेंट के अंदर देखो जितनी भी थ्योरीज आती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी थ्योरीज आएंगी, आप इन थ्योरीज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो? 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। एक जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब थ्योरीज का वो कलेक्शन, ठीक है, एक टाइप का हो गया, कुछ थ्योरीज का कलेक्शन एक दूसरे टाइप का हो गया। तो जो फर्स्ट टाइप है उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी। क्या कहते हैं सर? जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सुनना है, समझना है। आपके नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल होंगी। अगर जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, अगर आप उसके 24 घंटे के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपकी कोर्स में अपडेट हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो एक अलग मजा आएगा उसका। ठीक है, सो जो फर्स्ट है यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी, इसे हम लोग क्लोज्ड मॉडल अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोज्ड मॉडल अप्रोच। ठीक है, याद रखना, यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हैं, इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है। मतलब जितनी भी प्रिंसिपल्स होंगे, जितनी भी थ्योरीज होंगे, उसे हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है मेरा यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी, जिसे हम लोग क्लोज मॉडल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, या उस नाम से, क्लोज मॉडल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो सेकंड होता है वो होता है मेरा सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी। जो सेकंड है वो क्या है? सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी, जिसे हम लोग ओपन मॉडल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, सिचुएशन डिजाइन थ्योरी को हम लोग क्या कहेंगे? ओपन मॉडल अप्रोच भी कहेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? देखो, यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी और क्लोज्ड मॉडल अप्रोच। ठीक है, अब देखो, यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो पूरे वर्ल्ड में, जैसा नाम कह रहा है, यूनिवर्सल डिजाइन। ठीक है, तो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो, ये एज इट इज होगा। ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी होगा, ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे ये एज इट इज आपको दिखेगा। क्लियर हो गया भाई यहां तक? मैंने बताया अभी तक कि जो यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी होती है, ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होंगी, ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है मेरा यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी और क्लोज्ड मॉडल अप्रोच। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी होती है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी रहो, ये एज इट इज होगी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। ठीक है, तो पहला जो स्पेशल फीचर है इसका, वो है रिजिड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। ठीक है, जो पहला फीचर है वो क्या है मेरा? ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहां से। ठीक है, इधर से शायद अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, जो पहला जो फीचर है वो है रिजिड डिसीजन मेकिंग का। बेसिकली देखो, रिजिड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, जैसा नाम कह रहा है रिजिड का मतलब क्या हो गया? स्टर्न, स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो गाइडलाइंस होगी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी, रिजिड होगी, और जिसे हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया पहला फीचर? ठीक है, रिजिड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये पहला इसका फीचर हो गया यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी का। ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी का जो सबसे पहला फीचर है, 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। जो पहला फीचर है वो है रिजिड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली रिजिड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस होगी इसके अंदर, वो स्ट्रिक्ट होगी, रिजिड होगी, और इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड जो फीचर है, ठीक है, सेकंड जो फीचर है यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी का,
वो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, ये जो थ्योरी होगी वो क्या होगी, सेंटर के द्वारा कंट्रोल होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेंटर सर बोल रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट की 3 लेवल्स हैं, एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है, एक स्टेट लेवल पे काम करती है और एक लोकल लेवल पे काम करती है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डील कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो वहां पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब ही हुआ कि सेंटर के द्वारा कंट्रोल होगा। लेकिन मैंने बोला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये पार्ट है। तो यानी कि जब भी हम लोग अगर इसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो यहां पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, सपोज करिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे कौन होगा, जो उसका मालिक है। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो टॉप लेवल पे होंगे। उसके बाद कौन आएगा, मैनेजर आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, अगर सुपरवाइजर होगा तो सुपरवाइजर आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे कौन आएगा, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो आएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, नो मैटर कि वो प्राइवेट है कि पब्लिक है, ठीक है, अगर वहां पे सिर्फ सिंपली ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है या इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है या फिर वर्कशॉप की बात हो रही है, मतलब सबका सेम हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब जो सबसे टॉप लेवल पे बंदा बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या हो गया सर, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, सेंटर्स के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। तीसरा जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा कौन सा फीचर है, स्टैंडर्डाइजेशन का, चूंकि नाम है स्टैंडर्ड। ठीक है, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हो गया यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म होना, हर चीज यूनिफॉर्मिलिटी के साथ चलना। ठीक है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब जो वर्क है, जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके सब चीज जो है हो। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करती है कि उनका जो पेस है वो अपना पेस लेकर के चलती है, एक स्टैंडर्ड को वो फॉलो करती है। जैसे कि अभी के समय में आप लोगों को बहुत आराम से क्लियर होगा कि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स इनका निकल रहा है, वैकेंसीज जो निकालती हैं, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। एक सिलेक्शन लेने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है। नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, ठीक है, एक आध अगर रेयर हो जाए इनका 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 4 से 5 साल तक चलता है। ठीक है, और अगर पेपर लीक हो जाए या उसके अंदर किसी और तरह की इशू आ जाए तो उस सिचुएशन में तो वो और डिले होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब हमेशा एक जैसा समान। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी अपने अंदर रखेगा और कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखेगा। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन थ्योरीज जो होती हैं, ठीक है, मतलब क्लोज अप्रोच थ्योरी जो होंगी, वो हमेशा अपने अंदर कंसिस्टेंसी, एक पेस को मेंटेन करके वो चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर आपने पेड कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके डाउट्स हो गए तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, तो 2 ऑप्शंस हैं और दोनों ऑप्शंस बहुत ही सटीक हैं। पहला ऑप्शन है, जैसे ही आपने कोर्स परचेज करा आपको एक पैड चैट सेक्शन दिखेगा जो आपके कोर्स के नाम से होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी टियर 2 का कोर्स लिया हुआ है तो उसी के नाम से आपको एक चैट सेक्शन दिखेगा। आप वहां पे अपनी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन आपको इंस्टेंटली मुझसे बात करनी है क्योंकि हर जगह पे टीम लगी हुई है, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस लेने में बिजी होता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटली मुझसे बात करना है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे एक छोटा सा सिंपल सा मैसेज छोड़ सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा मैं वो मैसेज देखूंगा और आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। जो लास्ट है वो है हिरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सर जी ये। ठीक है, हिरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जो आपका
यूनिवर्सल डिज़ाइन थ्योरी है, जो क्लोज्ड अप्रोच के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड के स्ट्रक्चर्ड का होता है। पिरामिड का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है, इस तरह का एक शेप होता है जहां पे जितना पावरफुल पर्सन है वो सबसे टॉप में बैठेगा और उसकी संख्या कम होगी, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, जब भी मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ इस CBSE असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे हैं कि यार 18 वैकेंसीज के लिए कौन पढ़ता है, ठीक है। तो बात यहाँ नंबर्स की नहीं है, बात उस पावर्स की है जो आपको मिलने वाली है। ज़्यादा पावर लेस नंबर्स, कम पावर्स ज़्यादा नंबर्स। तो आपको कौन सी वैकेंसी चाहिए, किस तरह की जॉब करना चाहते हो आप, वो आपको डिसाइड करना है। आपको उस ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है जहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, या उस 100 लोगों में वर्क करना है, उस 100 पीपल्स में वर्क करना है जो उन लाखों लोगों पे रूल कर रहा है। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा है तो सीरियस होकर के प्रिपरेशन करिए। इससे क्रीमी जॉब, ठीक है, इंडिया में इस लेवल पे इस तरह के एग्ज़ाम के साथ बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया इस जॉब में तो आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे कार्य करोगे जहाँ पे मुझे प्राउड फील होगा, मुझे गर्व फील होगा कि मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस जगह पे हो गया। और मैं सभी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को दिल से विश करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आप सीरियसली पढ़ो, कहीं भी डाउट होगा, किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। व्हाट्सअप खाली है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। चैट सेक्शन खाली होगा पेड कोर्सेज का, अगर आपने लिया हुआ है तो चैट सेक्शन खाली है, आप वहाँ से जा करके जो है वहाँ पे डाउट्स रेज कर सकते हो। अभी भी मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई दे दूंगा। क्लियर हो गया? तो हिरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पिरामिड के टाइप का हो, पिरामिड के शेप का हो, ठीक है, जहां पे जो मेन अथॉरिटीज होंगी, जो मेन पावर्स हैं, जिनके जो मेन चीजें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है वो ऊपर में हो, ठीक है। और उस सिचुएशन में क्या हो, देखो इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है हिरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, इस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके का आपको क्या देखने को मिलेगा, पिरामिड देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। यहां टॉप लेवल पे जो CEO है, ठीक है, वो बैठता है। इसके नीचे मैनेजर्स होंगे, ठीक है, मैनेजर्स होंगे या स्टैक होल्डर्स आप समझ सकते हो, वो भी कह सकते हो, ठीक है। उसके नीचे और इसके जो इससे जो नीचे वाले मैनेजर्स होंगे वो हो सकते हैं। सुपरवाइजर भी आप कह सकते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे होगा वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तरीका क्या है यहाँ पे, जैसे ये 4 लेवल्स पे जो है, अब देखो CEO कभी भी डायरेक्ट एम्प्लॉय से जो है कांटेक्ट नहीं करेगा, इसका जो कम्युनिकेशन होगा वो इसके साथ होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो एक नया लॉ लेकर के आना है, जैसे मैं मान लेता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का ही मान लेता हूँ, सबसे ऊपर में PM बैठा हुआ है, PM और प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके नीचे में जो है जो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे या जितने भी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स हैं वो सब हैं, ठीक है। उसके नीचे जितने भी सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी के नीचे फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर में PM के बाद, ठीक है, मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है, 19-20 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेट है ऐसा ही है। सबसे ऊपर में PM, उसके नीचे में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स आ गए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इन मिनिस्टर्स के बाद सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर उसके बाद उसके नीचे जो है और अलग अलग तरह के स्टाफ होंगे, गैजेट ऑफिसर्स होंगे, उसके बाद जो है असिस्टेंट होता है, फिर उसके बाद और नीचे लेवल पे काम कर रहा होता है बंदा, ठीक है। तो अगर एकदम ग्राउंड लेवल पे अगर कोई न्यूज़ पहुंचानी है तो डायरेक्ट PM जा करके उससे नहीं बोलने जाता, ठीक है। वो क्या करता है, वो इसे कहता है, ये इसे कहेगा, फिर ये अपने नीचे वाले को कहेगा, फिर वो अपने नीचे वाले को कहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, ठीक है। इस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। इस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर चेन कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। डाउट होगा पूछ लेना। नेक्स्ट जो है वो है मेरा ओपन मॉडल अप्रोच,
ठीक है, ठीक है। ये जो है ये तो था मेरा क्लोज मॉडल अप्रोच। नाउ नेक्स्ट इज ओपन मॉडल अप्रोच। ठीक है, इसे सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी। क्या कहेंगे इसे? सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी या ओपन मॉडल अप्रोच। ठीक है, सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट होता है यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी के। ठीक है, ये थ्योरीज फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है सर? फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजंस का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने वहां पे देखा था कि जो मेन पावर्स है वो सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी है या जो सेंटर है उसके पास होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो सिर्फ सेंटर्ड पीपल के पास नहीं होती। जो सुप्रीम पोजीशन पे बैठा होता है उसके पास ये पावर नहीं होती, बल्कि ये पावर जो है और भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे जो स्टाफ्स हैं, जो अलग अलग स्टेजेस पे कुछ ना कुछ स्किल्ड वर्क कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को संभाले हुए है, उन सभी के पास ये पावर क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजंस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा एम्फेसाइज ऑन इनोवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जहां पे हर किसी के इनोवेशन पे वर्क किया जाता है, उनके लर्निंग पे वर्क किया जाता है, उनका स्किल कैसे इंप्रूव हो, ठीक है, इस चीज पे वर्क किया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ जो फीचर होता है सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी का वो ये है कि फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का अगर आपने टॉपिक कवर करा है, ये बार बार मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला या CSIR वाला मैं क्यों कह रहा हूँ, जो बच्चे पहले से CSIR का जिन्होंने कोर्स परचेज करा था, ठीक है, हालांकि इसका जो मेन पार्ट है वो मैंने यूट्यूब पे ही चलाया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वीडियोस भी यूट्यूब पे ही गई थी। ठीक है, तो जो बच्चे CSIR के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने CSIR का कोर्स में जो रजिस्टर्ड थे या जिन्होंने CSIR की वीडियोस देखी थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की यूट्यूब वाली, ठीक है, 99% चांसेस है वो पेपर कैंसिल होगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात मान करके उन्होंने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करा कि चलो निशान सर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चलो इस प्रिपरेशन में अपने आप को झोंक देना है, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस लेवल का ये एग्ज़ाम है, इस लेवल की इसकी पढ़ाई है। ठीक है, कि आपका यहाँ हो या ना हो, कहीं ना कहीं बढ़िया लेवल पे अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, अब जिन्होंने मेरी बात मान करके ये कोर्स लिया था, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं आज ऐसा लगेगा कि यार चलो सार्थक हुआ, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा ओवरलैप होता हुआ मिलेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ओवरलैप होंगी। बस हमें, चूंकि यह डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, तो हमें चीज़ें बहुत एलिबोरेट वे में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वास्ट पढ़ना है, लेकिन एलियन नहीं लगेगा आपको, स्टार्टिंग से ही मजा आएगा, आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें मालूम है। ठीक है, तो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले पिरामिड वाला जो स्ट्रक्चर था ये देखा था। ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न था? स्केलर कम्युनिकेशन का पैटर्न था। ठीक है, इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन होती थी। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? बहुत टाइम ऐसा होगा कि इस पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो अपने से ऊपर वाले से कम्युनिकेट ना कर, अगर कभी कभी क्या होता है चीज़ें जब समझ में नहीं आती है तो उस पोजीशन में वो इससे कम्युनिकेट ना कर, अपने समान लेवल के किसी और डिपार्टमेंट का कोई बंदा है उससे वो कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है, या फिर ये खुद ही कहता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तू जा करके इससे कांटेक्ट कर ले, इससे समझ ले कि क्या इस चीज में है, क्या इस तुझे मेन काम क्या करना है। ठीक है, मतलब जो भी गाइडलाइंस चाहिए वो तुझे ये बंदा दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ स्केलर चेन में अचानक से किसी तरीके का एक बदलाव आ गया। मतलब जो स्केलर चेन कैसे चल रहा था, इस तरह से चल रहा था, मतलब अप टू डाउन चल रहा था। ठीक है, अप से डाउन की तरफ, ये जो कम्युनिकेशन है अप से डाउन की तरफ या डाउन से अप की तरफ। ठीक है,
मतलब ये इससे कम्युनिकेट करेगा या फिर इसे कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट ऊपर वाले से बात नहीं करेगा, वो अपने से ऊपर वाले को बताएगा, ये अपने से ऊपर वाले को, ये अपने से ऊपर वाले को, और फिर ये सबसे ऊपर वाले को। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर फॉलो हो रहा था ये अचानक से क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, जैसे ही ये बंदा अपने से बगल वाले से, ठीक है, जो उसी लेवल पे बैठा हुआ है उससे कम्युनिकेट कर लेता है अपने काम से रिलेटेड। तो इस सिचुएशन में ये जो डिसरप्शन आता है, इस डिसरप्शन को हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं सर, गैंग प्लैंक सिचुएशन। ठीक है, GANG, गैंग, PLANK, गैंग प्लैंक सिचुएशन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है भाई। तो जो सिचुएशनल डिज़ाइन थ्योरी है, इसके 4 फीचर्स हैं, चारों फीचर्स मैंने क्लियर कर दिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमने देखा कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर 2 थ्योरीज थी, दो पार्ट्स में इनकी थ्योरीज को कैटेगराइज करा गया है। एक है मेरा क्लोज्ड मॉडल अप्रोच और दूसरा है मेरा ओपन मॉडल अप्रोच। ठीक है, क्लोज्ड मॉडल अप्रोच को हम लोग यूनिवर्सल डिज़ाइन थ्योरी कहते हैं और ओपन मॉडल अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, सिचुएशनल डिज़ाइन थ्योरी। ठीक है, ओपन मॉडल अप्रोच को हम लोग क्या कहेंगे, सिचुएशनल डिज़ाइन थ्योरी। तो जो क्लोज मॉडल अप्रोच है, इसके अंदर हमें 3 थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, एक है मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, अप्रोच या थ्योरी। दूसरा क्लासिकल थ्योरी और तीसरा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरी है जो हम लोग इस पूरे क्लास में अभी कवर करेंगे। ठीक है, जो मेरा ओपन मॉडल अप्रोच है, ओपन मॉडल अप्रोच के अंदर बिहेवियरल अप्रोच आएगा या बिहेवियरल थ्योरी आएगा। इसके बाद सिस्टम्स अप्रोच आएगा या सिस्टम्स थ्योरी भी कह सकते हो आप। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आएगा और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लोज्ड मॉडल अप्रोच के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, क्लासिकल थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ये कवर करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी है जो वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात कहती है। ठीक है, एक ऐसी थ्योरी, ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो वर्कर्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इफिशिएंसी को और इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सके, ये उसकी बात करता है। ये थ्योरी हमें कहता है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्रोसेस को साइंटिफिकली, ठीक है, मतलब साइंटिफिकली मतलब ये नहीं कि आप जो है एसिड लेकर के बैठ जाओ, ठीक है, H2SO4 लेकर के बैठ जाओ। साइंटिफिकली मतलब लॉजिकली, जहाँ पे रीजंस काम करे, जहाँ पे तर्क काम करा, जहाँ पे एनालिसिस काम कर रहा है। ठीक है, तो जो साइंटिफिकली है या सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें चीज़ों को कि कौन कैसे काम कर रहा है, ये क्या इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं आप बॉस हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी चल रही है, ठीक है, आपके अंदर 10 स्टाफ है, आप 10 स्टाफ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या यही स्पीड हो सकता है इसका, क्या इससे बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ रहा है उसका, ठीक है, कहाँ वो गलती कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और तो खिचड़ी तो नहीं चल रही है ना, ठीक है, या फिर उसका किसी और के साथ पंगा है, उसका बगल वाला जो बंदा है जो उसके साथ काम कर रहा है उसके साथ उसकी कुछ तू मैं चल रही हो, इसके कारण से वो काम स्लो हो रहा है। ठीक है, हर एक मूवमेंट वर्कर्स की ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, और उससे ऑब्जर्व करके एक एनालिसिस निकालना कि किस वर्कर की इफिशियंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए, दिस इज द पार्ट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। क्लियर हो गया? सो ये थ्योरी हमें कहती है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्रोसेस को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करें और केयरफुल प्लानिंग कर लें, ठीक है, कि तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा उसे और अच्छे तरीके से अचीव करा जा सकता है। ठीक है, साइंटिफिकली मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिकली मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा CSIR की क्लासेस में, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज दी गई थी। ठीक है,
इसी कारण से इन्होंने चूंकि स्टार्ट करा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, मतलब पहली बार इस बंदे ने, इस टेलर ने, ठीक है, पहली बार टेलर ने क्या करा, टेलर मतलब सिलाई करने वाला टेलर नहीं, फ्रेडरिक टेलर, पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। इस फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने सबसे पहले क्या करा कि इसने बताया कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बिना एक्स्ट्रा वर्कमैन के, मतलब बिना एक्स्ट्रा वर्कर्स के भी इम्प्रूव करा जा सकता है। आपको ज़्यादा प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही प्लांट को, जो आपके पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है या एक ही ब्रांच है, अगर आप उसे सही तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के द्वारा इम्प्रूव करते हो तो आपकी इफिशियंसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए इस थ्योरी में, ठीक है, वो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं इस थ्योरी के अंदर। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। जो पहला प्रिंसिपल है, ठीक है, वो था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ठीक है। जो साइंस है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। मैं इसे अभी क्लियर करता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। जो सेकंड है वो क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और जो तीसरा है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके अंदर फ्रेडरिक टेलर ने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। ये तीनों प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, इसलिए इसे अच्छे से समझना है, ठीक है। और समझना है, और समझने के बाद जो आपके नोट्स में मेंशन है उसे अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए होंगे, ठीक है, आपके नोट्स में। आपको उसे लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करो। जब आपको डाउट हो कहीं पे तो आप पूछ सकते हो। वैसे उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा आपके कोर्स के अंदर, तो सॉल्यूशन देख करके भी आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला जो है वो है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ठीक है। ये पहला इन्होंने थ्योरी दिया, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि पहले के समय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि अगर कुछ नया इवेंट आया, ठीक है, अगर कुछ इवेंट ऐसा हो गया, ठीक है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसी के बिहाफ पे वो क्या करता था, करंट इवेंट को भी डील करता था। जो करंट सिचुएशंस आ गई है, अचानक से कुछ सडनली ऐसा आ गया है जो पहले कभी नहीं हुआ था, तो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस था उसी के बिहाफ पर जो नए वाले सिचुएशंस है उससे डील करता था, ठीक है। बट लेकिन जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में हर इवेंट्स को क्या करना चाहिए, क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की क्या इफिशियंसी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या इफिशियंसी है, क्या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसे कैसे इंप्रूव करा जाए, इस पे वर्क करना चाहिए। मतलब घंटों लेकर के पहले क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब जो ऑनर है उसका ये काम नहीं है कि आपने एम्प्लॉय हायर कर लिया और आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आपको हर एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि उसकी इफिशियंसी एक्सट्रीम लेवल की है या नहीं, अगर नहीं है तो कैसे इंप्रूव होगी, ठीक है। उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब जा करके जो चीज़ें जो होंगी वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को 2020 में, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे 2020 में एक रोड कंस्ट्रक्शन का क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। उसने उस कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, 2020 की बात हो रही है, 2020 में उन्हें एक रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो उन्होंने क्या करा, 2020 में उन्हें जिस तरीके का प्रोजेक्ट मिला था उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 400 वर्कर को इन्होंने क्या करा, हायर कर लिया, ठीक है। और 30 दिनों में ये जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था ये पूरा हो गया। अब क्या हुआ, 2024 में दिस ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में इसे दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठीक है, तो बिना सोचे कि रोड कितनी लंबी है इस बार कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बिहाफ पर बिना सोचे कि उनके पास अभी कितने वर्कर्स है, करंटली कितने इफिशिएंट है, उनकी इफिशियंसी सही से चल भी रही है या नहीं, सारे लोग आ भी रहे हैं या नहीं काम करने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। और उसके लिए अगेन उन्होंने क्या करा, 400 स्टाफ को, 400 वर्कर्स को हायर कर लिया और उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि भाई पिछले बार हमने 30 दिन में काम कर लिया था, इस बार भी हम लोग 30 दिन में काम करके आपको दे देंगे। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा? तो आप बोलोगे सर हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो इस बार मिला है उसकी, उस कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ कितनी है, उसके पास वर्कर्स कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी इस तरीके का सिचुएशन हो गया, मान लो कि पिछली बार जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे रोड कंस्ट्रक्शन का, अब चूंकि उसकी गुडविल बन चुकी है मार्केट में, तो इस बार उसे 3 गुना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब चूंकि उसने 30 दिन में बोल दिया कि मैं करके दे दूंगा, लेकिन उसके पास उस तरह के इफिशिएंट मेंबर्स नहीं है, उसके पास इफिशिएंट स्टाफ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कहता है वो यही कहता है कि आप कोई भी नया जो इवेंट है उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जज मत करो। नॉट द रूल ऑफ थंब। नॉट द रूल ऑफ थंब का मतलब, रूल ऑफ थंब का मतलब जो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इस पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो है अभी का जो सिचुएशन है उसे जज मत करो। आपको अभी के सिचुएशन को जज करना है तो आपको अभी का जो करंट डाटा है उसे एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कहते हैं? ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का कथन है, वे कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा है मेरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, देखो नाम में ही सब कुछ है। हार्मनी, हार्मनी का मतलब भाई शांति बना के चलो। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई मारपीट नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहते हैं मतलब कौन कहते हैं भाई सर? टेलर कहते हैं, फ्रेडरिक टेलर कहते हैं। तो फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होगा वो हमेशा हार्मोनियस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनके बीच का कम्युनिकेशन बेटर हो, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन हो वो क्या हो? क्लियर हो। ठीक है, मैनेजमेंट पार्ट जो होगा, जो मैनेजमेंट पार्ट है, मैनेजमेंट पार्ट हमेशा टीम वर्क और कोलैबोरेशन को प्रमोट करे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, इसे अच्छे से सुनना। जो मैनेजमेंट पार्ट होगा वो हमेशा टीम वर्क को और कोलैबोरेशन को क्या करे? प्रमोट करे, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा बना के चले। ठीक है, अगर वो ऐसा कर पाने में सक्षम है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ग्रो करेगा, क्योंकि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में वहाँ के वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तीसरा है मेरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, देखो इसके 2 मतलब हैं, ध्यान से इसे समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो मतलब है वो ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या प्राइवेट, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर्स या ऑफिशियल्स, ठीक है, के कलेक्टिव कोलैबोरेशन से चलता है। ठीक है, मतलब दोनों का जो कलेक्टिव कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हारमोनियस होना ज़रूरी है। तो मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें सभी के हित को, ठीक है, सभी का जो वेलफेयर है, सभी की भलाई है, ठीक है, सभी को लेकर के चलना पड़ेगा, सभी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक और पॉइंट हमें कहता है, और वो ये कि वर्कर्स या एम्प्लॉय को, ठीक है, अच्छे से सुनना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स या एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना होगा। कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा भाई, नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब पर्सनलिटी, मतलब जो पर्सनल फीलिंग है उसे नहीं लेना। ठीक है, मतलब कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करो,
एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये हुआ जो इंडिविजुअल का खुद का फीलिंग है उसे इग्नोर करो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल एक और पॉइंट हमें कहता है, क्या कहता है भाई? ठीक है, कि वर्कर्स या एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना होगा। मतलब ये हुआ कि बॉस इज ऑलवेज अ बॉस। ठीक है, मतलब जो बॉस है वो हमेशा क्या होगा? बॉस होगा। मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सिर्फ एक्सपर्ट या मैनेजर या स्टेक होल्डर्स के पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो किसके पास होगा? जो बॉस है उसके पास होगा, जो मैनेजर है उसके पास होगा, जो स्टेक होल्डर है उसके पास होगा। और एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय जो हो रहा है या जो वर्कर जो है, ठीक है, उसे उनके डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कह रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बहुत खराब से क्रिटिसाइज करा गया था। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म जब भी होगा तो ये वाला पॉइंट जरूर उठेगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट जरूर से ही उठना है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड अगर आपसे कुछ भी पूछा गया तो उसमें ये पॉइंट आप मेंशन करोगे कि ठीक है कि क्रिटिक्स के अंदर भी ये चीज़ उठाया गया था, ये पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे आगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ये कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है, अगर कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आपने देखा है, यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल है मेरी। यूट्यूब पे मैंने यूपीएससी ईपीएफओ का एक पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिलेबस पूरा कवर करा है, जहाँ पे मैंने आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग भी बताई है। तो अगर आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग समझा है अच्छे से, बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और जो एम्प्लॉयर है, ये दोनों आपस में मिलके बैठेंगे। ठीक है, और जो इस चीज़ के कारण, ठीक है, ये जो हारमोनियस रिलेशन है ये टूट रहा है, बिगड़ रहा है, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे और कोई एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि भाई उसका भी फायदा हो, उसका भी फायदा हो, इसका भी ना लॉस हो, इसका भी ना लॉस हो। तो ये जो थ्योरी है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ये इस थ्योरी के अगेंस्ट काम करता है। क्लियर हो गया? अब चूंकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक दिशा दिखाई, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंटिफिकली कैसे सोच सकता है, अपने आप को, अपना ग्रोथ कैसे कर सकता है, ये चीज़ बताने वाला सबसे पहला कौन था? फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो उनके द्वारा उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स निकाले, ठीक है, इन 3 प्रिंसिपल्स जो हमने अभी देखा, इन 3 प्रिंसिपल्स के अलावा, ठीक है, इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दिए। ये टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं टेक्निक्स की वजह से ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, ये तीनों प्रिंसिपल्स आपस में कोऑर्डिनेट होकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको क्योंकि कारण ये है कि ये एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी ब्लर आ रही होंगी लेकिन क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये जो टेक्निक्स है, इसमें जो पहला टेक्निक है वो है मेरा फंक्शनल फॉर्मनशिप का। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मनशिप क्या होता है भाई? देखो, फंक्शनल फॉर्मनशिप का मतलब ये हुआ कि फ्रेडरिक टेलर ने कहा, ठीक है, यह जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो कहती है कि भाई देखो कि अगर हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, वर्कर्स के मूवमेंट को, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो वो तो भाई ऐसा तो नहीं ना कि कोई मशीन लगा लिया, सर्विलियंस कैमरा लगा लिया और वही सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, वही एनालिसिस करके देगा। नहीं, वहाँ पे हमें कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करे, वो चीज़ों को मॉनिटर करें। अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, अब यहाँ पे जो मुकेश अंबानी है वो तो हर एक आदमी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे ना, वहाँ पे उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने एक टीम बिल्ड करी होगी। उस टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। किस चीज़ का? वॉच डॉग का, मतलब लोगों को, सारे वर्कर्स को देखना, उस पर निगरानी रखना कि कौन किस तरीके की का काम कर रहा है, कौन कितनी इफ़िशिएंट वे में काम कर रहा है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके अंदर जो पहला टेक्निक है वो कहता है कि भाई अगर हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है वर्कर्स को,
तो हमें फॉर्मेनशिप फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसे फंक्शनल फॉर्मेनशिप कहते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब ये हुआ, हमें ऐसे फॉर्मेनशिप की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मेनशिप का मतलब हो गया सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मतलब जो सुपरवाइज करे लोगों को, जो लोगों को देखे, निगरानी करे कि कौन काम सही से कर रहा है, सही से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज़ हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सुपरवाइज़र कहते हैं। सुपरवाइज़र का मतलब क्या हुआ सर, फॉर्मेनशिप, ठीक है। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप, फंक्शनल मतलब एक्टिव फॉर्मेनशिप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिव फॉर्मेनशिप की नियुक्ति करनी पड़ेगी, एक्टिव सुपरवाइजर की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग जो तीनों जो प्रिंसिपल्स हमने अभी देखा उसे हम लोग सुचारू रूप से चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बताया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब ये कह रहा है कि वर्क्स को इतना सिंप्लीफाइड कर दो, जैसे सपोज ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अभी मैं आपकी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा डाल रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपने क्या करा, पूरा सिलेबस एक जगह पे लिखा, इस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसे फिर जो है आपने वीक वाइज सिलेबस में डिवाइड कर दिया कि आपको एक एक वीक में कितना कवर करना है। फिर आपने उसे डे वाइज सिलेबस में डिवाइड कर दिया कि आपको एक दिन में अगर आपको इसे अचीव करना है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पूरा सिलेबस कवर करना है, तो डे वाइज आपको कितना कवर करना है। फिर डे वाइज में आपने पर डे का जो है 7 आवर्स टू 10 आवर्स या 12, पता नहीं जो भी आपने बनाया होगा, ठीक है। हालांकि 12 घंटा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में 10 घंटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है 10 घंटा भी मत पढ़ो, लगातार पढ़ो लेकिन कम कम पढ़ो, डेली पढ़ो लेकिन कम कम पढ़ो थोड़ा, ठीक है। मतलब 7 घंटे का शेड्यूल बनाओ। इससे क्या होगा, एक वीक के बाद आपको फटीग फील नहीं होगा, रिलैक्स फील होगा, रिलैक्स रहोगे, क्योंकि लंबा गोल अचीव करना होता है ना, लंबे समय तक आपको कोई चीज़ लगातार करनी है, तो आप बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। अगर आपने ज़बरदस्ती कर भी लिया तो कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार किताबें उठाऊं और या फिर किसी कूड़ेदान में फेंक दूँ या फिर निशान सर का ऐप अनइंस्टॉल मार दूँ, ठीक है, ये मन में आएगा बहुत बार, ठीक है। उससे बचने के लिए जो अपनी पढ़ाई है उसे आप डिवाइड कर लो कि आपको अगर 7 घंटे पढ़ने हैं, 7 आवर्स अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो इस 7 घंटे को आप क्या करो, 1 आवर्स की शिफ्ट में डिवाइड कर दो। 7 शिफ्ट हो गई आपकी, हर शिफ्ट जो है 50:10 के रेशियो में डिवाइड कर दो। या फिर आपने बहुत लंबे समय से पढ़ाई नहीं करी तो आप इसे और छोटा कर दो, ठीक है, 30:10 के रेशियो में बांट दो, ठीक है, पूरे 1 आवर्स को 30:10। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 20:10 कर दिया, फिर 20:10 कर दिया एक वीक के लिए, फिर उसके बाद वापस से 50:10 पे आप रीच आउट कर, मतलब यहाँ पे आप आ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वीक आपको 20:10 का रेशियो लेकर के चलना, तो 20 + 10 क्या हो गया, 30, फिर 30 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट रिलैक्स करो। 10 मिनट के लिए आप अगर फैमिली वाले हो तो बच्चों के साथ खेल लो, क्योंकि रिफ्रेशमेंट अच्छा मिलता है बच्चों के साथ, ठीक है। या फिर ठीक है, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर घूम के आ सकते हो 10 मिनट में, इधर उधर से बालकनी वगैरह सब में घूम लो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो 50 + 10 का रेशियो लेकर के चलो। मोबाइल मत देखना, मोबाइल से कभी भी रिलैक्सेशन नहीं आता, ठीक है। लोगों की हैबिट हो चुकी है लेकिन कभी भी रिलैक्सेशन नहीं आता। तो 50:10 के रेशियो में आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो जिस तरीके से ये क्या हुआ कि मैंने जो सिलेबस है, जो आपका जो काम है उसे सिंप्लीफाइड कर दिया, उसी तरीके से काम को क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। किस बंदे को कितना काम करना है वो टारगेट दे दो, मतलब एक पूरा काम हो गया, उसे नीचे के जितने भी स्टाफ्स हैं उसे डिवाइड कर दो कि भाई तुम सबको इतने इतने दिनों में इतना इतना काम करना है। तो ओवरऑल सबको अपना काम कर लेंगे तो पूरा का पूरा काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, यानी कि गोल जो होगा वो अचीव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा जो है साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। अभी मैंने बताया था साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी के अंदर क्या आता है, क्लोजली मॉनिटर करना होता है वर्कर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मोशन स्टडी। देखो बेसिकली मोशन स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी मतलब जो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी है वही मोशन स्टडी का भी पार्ट है। मोशन स्टडी में क्या है कि आप वर्कर्स के हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहे हो कि वो कितने देर में काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। मोशन स्टडी में मेरा टाइम फ्रेम भी आता है कि मतलब वो कितने टाइम पीरियड में काम करता है, और टाइम स्टडी भी वही पार्ट है, ठीक है। मतलब इसे मैंने अलग करके लिखा है लेकिन चीज़ें तीनों आपस में रिलेट हो रही हैं, ठीक है, रिलेट है। मतलब जो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी है, मोशन स्टडी है और टाइम स्टडी है, ये तीनों एक ही चीज़ है।
कुछ स्पेशल नहीं है। साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी के अंदर हमें क्या करना है, हमें मोशन स्टडी और टाइम स्टडी को इंक्लूड करना है, मतलब ये दोनों इसी का पार्ट है। इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें वर्कर्स को क्लोजली मॉनिटर करना होता है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, कितने देर में कर रहा है, ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम भी समझना होता है, उसकी इफिशियंसी भी समझनी होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझना होता है। ये सब चीज़ किसका पार्ट हो गया, मेरा मोशन स्टडी का और टाइम स्टडी का, ठीक है। इसके बाद आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब उन्हें रेस्ट देनी है तो कितनी देनी है, मतलब आपको यहाँ पे रेस्ट करना है तो कितना करना है, कितने रेस्ट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ किसके अंदर आता है, फटीग स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। और जो लास्ट है वो है मेरा डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो फ्रेडरिक ने बोला, ठीक है। इसमें फ्रेडरिक ने बोला कि भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये करो कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपने वर्कर्स को क्लोजली मॉनिटर करा, आप देखो कि कौन कितना इफिशिएंट है, ठीक है। आपको पता चल गया कि 10 लोगों में 4 लोग बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हैं, आप उनकी सैलरी हाई कर दो, ठीक है, और उसका अनाउंसमेंट कर दो कि भाई इन 4 लोगों की हम सैलरी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा इफिशिएंट है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो जो बाकी के पर्सन हैं वो अपने आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपनी इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के हमें और एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस मतलब जो वर्क का जो पीस है, वर्क का जो काम है, वो कौन कितना जल्दी कवर कर रहा है, जिसकी जितनी इफिशियंसी है उसके अकॉर्डिंग वेज को डिसाइड कर दो कि जो जितना काम करेगा या जितने अच्छे से काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, उसे उतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये था मेरा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में नेक्स्ट है मेरा क्रिटिसिज्म, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे भर के क्रिटिसाइज करा गया डिफरेंट पीपल के द्वारा, अलग अलग तरह के जो सिटीजन्स हैं या जो ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा, ठीक है। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, इसकी इफ़िशियंसी और सुपरविज़न के कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है, इफ़िशियंसी और सुपरविज़न का जो कॉन्सेप्ट था इनकी वजह से इन्हें जो फेमसिटी है वो बहुत मिली, ठीक है। लेकिन इसे क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा करा गया। जो मेन क्रिटिसिज्म है वो 4 हैं। एक है मेरा व्यू ऑफ वर्कर्स, दूसरा है ओवर सिंप्लीफाइड मोटिवेशन, जो सेकंड है वो क्या है, ओवर सिंप्लीफाइड मोटिवेशन। नेक्स्ट है मेरा लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, और चौथा है मेरा ट्रेड यूनियन क्रिटिसिज्म, ठीक है। पहला है मेरा व्यू ऑफ वर्कर्स, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है, मेरा व्यू ऑफ वर्कर्स। देखो, टेलर ने जिस तरीके से वर्कर्स की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने की बात करी, ठीक है, वैसे किसी मशीन की इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाता है जहाँ ना कोई फीलिंग्स होती है, ना किसी तरीके का आप देखो मोटिवेशन मिलेगा, किसी प्रकार की ना कोई इच्छा होगी, ना कोई इमोशन होगा, ना कोई पेन होगा, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक मशीन। तो इसके लिए उन्हें क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोगों से मिला। मतलब टेलर्स क्या देख रहे हैं, वर्कर्स की सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई इनकी प्रोडक्टिविटी कितना है, इनकी इफ़िशियंसी कितना है, मेंटल कितना प्रेशर है ये कोई नहीं देख रहा है, उनकी नीड क्या है ये कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कम हो रहा है तो उसे ज़्यादा कैसे करें, ज़्यादा हो रहा है तो और ज़्यादा कैसे करें, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ओवरऑल 360 डिग्री का उनका एम होना चाहिए, जिसमें जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनका भी हर तरीके से डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो व्यू ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को देखने का दृष्टिकोण, यहाँ पे टेलर का क्या दृष्टिकोण था वर्कर को देखने का, कि जो वर्कर्स हैं वो जस्ट लाइक अ मशीन, वो मशीन की तरह है जहाँ पे उनकी इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ानी है, जो मैनेजमेंट पार्ट है सिर्फ उतना ही सोच रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा था ओवर सिंप्लीफाइड मोटिवेशन, ठीक है। ओवर सिंप्लीफाइड मोटिवेशन के अंदर क्या था कि टेलर ने जो उनके लिए जो मोटिवेशन सोचा, ठीक है, वर्कर्स के लिए क्या मोटिवेशन सोचा कि सिर्फ हाई वेजेस ही उन्हें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। मतलब हाई वेजेस मतलब वे अगर मान लेते हैं 7 घंटा काम कर रहे हैं
तो अगर हम उनकी सैलरी बढ़ा दें, उन्हें ज़्यादा वेजेस दें, तो वो 9 घंटा काम करेंगे। फिर हम उसे ज़्यादा सैलरी दें तो वो फिर 12 घंटा काम करेंगे, और ज़्यादा सैलरी दें तो 24 घंटा काम करेंगे। लेकिन क्या यही मोटिवेशन होता है? तो आंसर है नहीं। क्या इतना ही मोटिवेशन है? सिर्फ पैसा ही मोटिवेशन है? नहीं, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जो मोटिवेशन का सोर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हाई रैंकिंग जॉब चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका मोटिवेशन सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के अलावा पावर भी है, ठीक है। मतलब पैसा तो चाहिए ही, पावर भी चाहिए। तो सिर्फ पैसे को काउंट करना एज अ मोटिवेशन, ये गलत है। फ्रेडरिक टेलर ने क्या करा? सिर्फ पैसे को काउंट करा, ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन के लिए। तो उन्होंने क्या करा? मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ये एक क्रिटिसिज्म का पार्ट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है मेरा लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या था कि फ्रेडरिक टेलर ने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ प्रोडक्शन और इफ़िशियंसी को वैल्यू दिया, ठीक है। किसे वैल्यू दिया? सिर्फ प्रोडक्शन को और इफ़िशियंसी को। यानी कि प्रोडक्शन और इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट पे फोकस करा, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इफ़िशियंसी भाई कितना हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मतलब कितने लोग इफ़िशियंट है, उसका प्रोडक्शन किस लेवल का हो रहा है। सिर्फ इतना ही ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा भी हमें ह्यूमन बिहेवियर्स के और भी एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रेडरिक टेलर ने सिर्फ इतना देखा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उस वर्कर्स का एक ही एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और वो क्या है? उनकी इफ़िशियंसी बढ़ा दो, उनके काम करने की क्षमता बढ़ा दो, ठीक है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा दो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। लेकिन इसके अलावा भी तो एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, जैसे कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल कितना प्रेशर हो रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ तो देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट किस लेवल का हो रहा है, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के और भी एस्पेक्ट हैं जिस पे फ्रेडरिक टेलर ने बात नहीं करी, इसीलिए लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ट्रेड यूनियन क्रिटिसिज्म। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने कहा था कि बॉस विल बी ऑलवेज अ बॉस, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उन्हें बॉस की बात को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब उनका ये स्टेटमेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या हो गया? अगेंस्ट हो गया। बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक साइड मैनेजमेंट पक्ष बैठी हुई होती है और एक साइड वर्कर्स पक्ष बैठी हुई होती है। अगर किसी पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में, तो दोनों क्या होगी? उस मैटर पे जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चूंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग के अगेंस्ट था टेलर, तो ट्रेड यूनियन को क्रिटिसाइज करना स्वाभाविक हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक था साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, हम लोगों ने पूरा कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है मेरा क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके नोट्स में गिवन होगा, एक बार नोट्स आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये वीडियो देखो तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी और फिर आपको लिखने का समझ में आएगा कि लिखना कैसे है इन क्वेश्चंस का आंसर। अगर डाउट हो रहा है कि आखिर लिखने में दिक्कत हो रही है कि आखिर लिखना कैसा है, तो फिर आपको एक अलग से पीडीएफ मिलेगी जहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी गिवन होगा। आपको उससे फिर हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से इसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। देखो, क्लासिकल थ्योरी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं था, जैसे हमने देखा था अभी, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच या साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल था उसे सिर्फ फ्रेडरिक टेलर ने बनाया, ठीक है, उनका मेन रोल था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर का योगदान था, बहुत सारे स्कॉलर ने अपना योगदान दिया, तब जाके मेन जो क्लासिकल थ्योरी है वो निकल के सामने आई, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, हमें सब स्कॉलर्स के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ इमिनेंट स्कॉलर हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि हेनरी फ्यूल, एच डी मुनी, AC रिले, लूथर, ग्यूलिक, ठीक है,
उर्विक, तो ये सारे नाम है जो आपको लर्न करने होंगे और इससे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कि इसका क्या योगदान है, इसका क्या योगदान है, इसने किस तरीके से कंट्रीब्यूट करा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्लासिकल थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके द्वारा क्लासिकल थ्योरी को डिफाइन करा जा सकता है, जिसके द्वारा क्लासिकल थ्योरी को जाना जा सकता है। पहला जो क्लासिकल थ्योरी का जो फीचर्स है वो है मेरा इम्पर्सनैलिटी का। ठीक है, किसका? इम्पर्सनैलिटी का फीचर है। सेकंड स्पेशलाइजेशन का, तीसरा इफिशियंसी का, और चौथा हिरार्ची का। हिरार्ची हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, लेकिन एक बार और मैं अच्छे से क्लियर करूंगा यहाँ पे, ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको मिले। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला क्या है? इम्पर्सनैलिटी का। अब देखो, इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है पर्सनैलिटी नहीं होना। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को अगर कॉमन टोन में समझा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, इम्पर्सनैलिटी, अब मान लो 100 लोग हैं, उसमें से एक को मैंने पकड़ा और मैंने बोला यार इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन 100 लोगों में मैं उस एक को छांट के अलग कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि इसकी पर्सनालिटी एज कॉम्पेयर टू अदर क्या है? अच्छी है। यहां पे क्या है? इम्पर्सनालिटी। इम्पर्सनालिटी का मतलब पर्सनालिटी नहीं होना। मतलब ये हुआ कि हर कोई क्या है? एक समान है। मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के नज़र में हर कोई एक जैसा होगा, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे वो वर्कर का पार्ट हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नज़र में ना कोई मैनेजर है ना कोई वर्कर है, हर कोई समान है, हर कोई को सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छे से समझना इसे। ठीक है, तो जो इम्पर्सनैलिटी है उसे इम्पार्शियलिटी भी समझा जा सकता है। तो बहुत जगहों पे इम्पर्सनैलिटी को इम्पार्शियलिटी भी लिखते हैं। ठीक है, ये एल होगा, LITY। ठीक है, इम्पार्शियलिटी भी लिखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? देखो इसे, अब जैसे मैंने बोला था कि जब भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब भी कवर करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम्पल्स मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लूँगा। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि इम्पर्सनैलिटी का क्या मतलब हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो विमेन से रिलेटेड एक वेलफेयर स्कीम लेकर के आ रहा है, एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सोशल वेलफेयर स्कीम विमेन से रिलेटेड लेकर के आ रही है। ठीक है, अब चूंकि उन्होंने कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ बोला कि विमेन से रिलेटेड ये स्कीम है। इसका मतलब वे इंडिया के हर विमेन पे लागू होगा। ठीक है, चाहे वो किसी एज की हो, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म की हो, हर विमेन पे वो लागू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो पॉलिसी लाई गई है वो कैसी है? इम्पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, लोगों के बीच में यहाँ पे बोला गया है कि ये पॉलिसी आ रही है तो ये पॉलिसी क्या होगी? विमेन के ऊपर में लागू होगी। सबको समान अधिकार होगा उस पॉलिसी को यूज़ करने का, उस पॉलिसी को के लिए हर कोई एप्लीकेबल होगा समान रूप से। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेशलाइजेशन पे। बेसिकली स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जिस काम में आप सक्षम हो, ठीक है, स्पेशलाइज्ड होना। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड होना। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कि जिस काम में आप सक्षम हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आपको वो काम दे देगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे काम को, ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा काम है उसे क्या करेगी? वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी। ठीक है, और फिर मतलब जो जितना इफिशिएंट है या जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, सॉरी इफिशिएंट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। मान लेते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, निशांति एकेडमी के ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स हैं, 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हर किसी की मैंने क्या देखी कि हर कोई जो है किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। तो मैंने क्या करा? अपने काम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को हर एक पर्सन को दे दिया। बोला कि भाई तू इस काम में स्पेशलाइज है, तुझे ये काम करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिकल थ्योरी को जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स मिला, वो कहाँ पे मिला? स्पेशलाइजेशन पे ही मिला। ठीक है, इन्होंने कहा बहुत अच्छा चीज़ लेकिन एक चीज़ मिस कर दिया, जिसकी वजह से ये थ्योरी को एक क्रिटिक्स मिल गया स्पेशलाइजेशन में। क्या था स्पेशलाइजेशन? फिर से समझते हैं। स्पेशलाइजेशन कहता है
कि जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसे वो काम दे दो और बोल दो कि भैया आपको ये काम करना है, ठीक है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे किसी प्रकार के टीम वर्क की बात नहीं करी, ठीक है, टीम वर्क की बात नहीं करी, ग्रुप की बात नहीं करी। इन्होंने बोला कि मान लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 100 स्टाफ है, ठीक है, 100 लोग काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा, जो अचीवमेंट होगा, जो काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इस काम को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और हर काम स्पेशलाइज्ड पर्सन को दे देगी, ठीक है, कि भाई ये काम में ये बंदा एक्सपर्ट है, ये काम इसको दे दो और बोलो कि इस काम को करो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टीम वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ग्रुप वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस क्या किया जा रहा है, एक पर्सन जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसे वो काम दे दिया जा रहा है और उसे क्या कर दिया जा रहा है, आइसोलेट कर दिया जा रहा है कि भाई तुझे अकेले में जाकर के ये काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा करके वापस देना है, ठीक है, कंप्लीट करके देना है। क्लियर हो गया। तो स्पेशलाइजेशन में क्या बात हो रहा है, जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हैं उन्हें उनका पर्टिकुलर जो काम होगा अगर मैं उसे दे दूंगा तो वो इफिशिएंटली उस काम को करके दे देंगे। तो वहाँ पे उसे क्या कर दिया जा रहा है, उस काम को दे करके आइसोलेट कर दिया जा रहा है, ना किसी टीम वर्क की बात हो रही है, ना यहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इफिशियंसी पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, इफिशियंसी पे। इफिशियंसी समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझते हैं। देखो, इफिशियंसी का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेस, मिनिमम टाइम और मिनिमम एफर्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल को अचीव करना हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, इफिशियंसी का मतलब क्या है। इफिशियंसी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, वर्कर्स को कुछ काम दिए। मान लेते हैं आप में से 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने 100 स्टूडेंट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक पकड़ा दी और बोला कि भैया इसे पढ़ करके दो, ठीक है, पढ़ करके ख़त्म करो। इसमें से 5 बंदा, 100 बंदों में से 5 बंदा अगले दिन आया, उन्होंने बोला मैंने पढ़ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 वीक के बाद 10 लोग आए, उन्होंने बोला मैंने पढ़ लिया। फिर 1 महीने के बाद जो है फिर से 10 लोग आए, उन्होंने बोला कि सर मैंने पढ़ लिया। बाकी जो है 1 साल के बाद भी नहीं आए, वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिसोर्स जो दिया गया है उस रिसोर्स को कितनी जल्दी यूटिलाइज करा जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से यूटिलाइज करा जा रहा है, इस पे इफिशियंसी डिपेंड करती है। यानी कि इफिशियंसी का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हो गया कि आप कितने कम रिसोर्सेस के द्वारा कितने कम समय में कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी लेकर के आ रहे हो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया इफिशियंसी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिरार्ची पे। बेसिकली देखो, हिरार्ची का मतलब होता है लेवल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। हिरार्ची का मतलब क्या हो गया, लेवल ऑफ अथॉरिटी एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। मैंने पहले भी बताया था कि ये पिरामिड शेप का होता है, ठीक है, पिरामिड टाइप का होता है, जहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर में जो टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि स्टॉक होल्डर होगा, सीईओ होगा, वो सब बैठेगा। इसके बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बैठेगा, उसके बाद अगर कोई सुपरवाइजर है तो वो बैठेगा, और सबसे नीचे में कौन आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉय या वर्कर्स, ठीक है। तो बेसिकली हिरार्ची में क्या होगा, हिरार्ची में लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज होंगी, ठीक है, जो अलग अलग, जिनके पास अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अलग अलग तरह के पावर्स होंगे, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लेते हैं एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल में टॉप लेवल पे कौन बैठेगा, प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आएगा, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वो आएंगे। उसके बाद फिर कौन आएगा, टीचर्स आएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, क्लर्क आ सकता है, प्यून आ सकता है, चपरासी आ सकता है, और भी इस तरह के जो भी छोटे मोटे स्टाफ्स हैं वो सब आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके इसे हम लोग क्या कहेंगे, हिरार्ची कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो क्लासिकल थ्योरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये जो 4 प्रिंसिपल्स हो गए, ये क्या करेंगे, ये क्लासिकल थ्योरी को डिफाइन करेंगे। तो अगर इनके अकॉर्डिंग हमें क्लासिकल थ्योरी को डिफाइन करना हो तो क्लासिकल थ्योरी क्या होगा, तो बेसिकली क्लासिकल थ्योरी इज अ टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या है क्लासिकल थ्योरी का डेफिनेशन, तो क्लासिकल थ्योरी इज अ टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी इज अ टाइप ऑफ theory of public administration that advocates the management of public organization based on these 4 features. क्या क्या है फीचर्स, impersonality, specialization, efficiency and hierarchy। एक बार फिर से समझते हैं क्लासिकल थ्योरी क्या है। तो क्लासिकल थ्योरी इज अ टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
that advocates the management of public organization based on impersonality, specialization, efficiency and hierarchy। क्लियर हो गया यहाँ तक? इन चार प्रिंसिपल्स, ये जो चार मेन फीचर्स बताए हैं, इन चार मेन फीचर्स के अलावा भी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के और भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स हैं? तो एक फीचर्स है इनकरेज प्रोडक्शन का, दूसरा है एटोमिस्टिक का, तीसरा है मेरा वॉलंटियरिस्टिक का और चौथा है मेरा मैकेनिस्टिक का। ठीक है, ये चार अजीबोगरीब से नाम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, मैकेनिस्टिक, वॉलंटियरिस्टिक, एटोमिस्टिक और फिर इनकरेज प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब क्या है सर? इसमें जो पहला है, मतलब हम लोगों ने अभी तक चार फीचर्स पढ़ लिए, जो पांचवा जो फीचर्स है वो क्या है? इनकरेज प्रोडक्शन का। ये क्या करती है? ये थ्योरी प्रोडक्शन को इनकरेज करती है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इनडायरेक्ट बेसिस पे कहें तो यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कह रही थी कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, इफ़िशिएंसी बढ़ाओ, ये उसे क्या करता है? कंप्लीटली सपोर्ट करता है। यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के सपोर्ट में काम करती है। क्लियर हुआ? तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी क्रिटिसिज्म मिलेगा इसे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में क्या समानताएं हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, दोनों प्रोडक्शन की बात करती है, दोनों इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ करवाने की बात करती है। ठीक है, और जहाँ इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ होगी वहाँ पे मैकेनिस्टिक का प्रिंसिपल घुसेगा। मैकेनिस्टिक का प्रिंसिपल क्या कहता है? मैकेनिस्टिक का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसे मशीन की तरह समझो। ठीक है, मशीन की तरह ट्रीट करो, जिसकी ना कोई फीलिंग है और ना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को उनकी फीलिंग्स पे कोई ध्यान देना है। ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो सबसे मेन गोल है वो क्या है? कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उस ऑब्जेक्टिव को कम समय में कैसे अचीव करना है। अब ये अचीवमेंट करेगा कौन? तो ऑब्वियस है कि जो एम्प्लॉय जो पार्ट है या जो वर्कर्स पार्ट है वो करेगा। अब वर्कर्स जो है उस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? वो प्रोडक्शन कर सकता है। अब इस प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करा जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? वर्कर्स को बोलेगा कि भाई तुझे अपने निजी मामलों में ध्यान नहीं देना है जब भी तू काम कर रहा है तो, ठीक है, तुझे क्या करना है? तुझे प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंपनी का ग्रोथ बढ़ाना है, कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उस पर ध्यान देना है। यानी कि अपने आप को क्या समझो? मशीन समझो, और जिस तरह से मशीन काम करती है उस तरह से काम करो। ठीक है, विदाउट फीलिंग। यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एटोमिस्टिक। एटोमिस्टिक हमने थोड़ी देर पहले देखा था अभी कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो स्पेशलाइजेशन इसका एक मेन फीचर्स है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसे वो दे दो। ठीक है, और बोलो कि भाई आइसोलेट हो जाओ और इस काम को कंप्लीट करके दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक एटोमिस्टिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटोमिस्टिक। एटोमिस्टिक क्या होता है? सोशल से अपोजिट समझ सकते हो। ठीक है, आइसोलेट हो जाना मतलब क्या हुआ? कि अपना काम ले लो और ले करके एकदम बिल्कुल पूरे अपने आप को साइड कर लो बाकी सबसे। ठीक है, बाकी सबसे अलग कर लो और चुपचाप से अपना काम करते रहो। ठीक है, तो एटोमिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, एटोमिस्टिक होता क्या है? बेसिकली ये अप्रोच ये कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दिया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस ऑब्जेक्टिव को, इस वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। और इसे डिवाइड करके हर एक पर्सन जो किसी ना किसी काम में क्या है? स्पेशलाइज्ड है, उसे उस काम को दे देना है कि भाई तुम्हें ये काम हैंड ओवर कर दिया गया है, आपको ये काम करके देना है। अब उसे क्या करना पड़ेगा? उस काम को करना पड़ेगा। तो यानी कि वो बाकी सब चीज़ों से मतलब ग्रुप से, सोशल इंटरैक्शन से वो क्या हो गया? वो डिटैच हो गया और आइसोलेट होकर के अपना काम, सिर्फ अपना काम करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटोमिस्टिक। ठीक है, यानी कि जो एटोमिस्टिक होगा वो बिल्कुल क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये पर्सन क्या होगा? सोसाइटी से या सोशल इंटरैक्शन से दूर हो जाएगा, डिवोट हो जाएगा। ठीक है, ना ग्रुपिंग बना पाएगा, ना किसी तरह का इंटरैक्शन कर पाएगा सोशली। ठीक है, तो आप इसे एज अ क्रिटिक समझ सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट जो फीचर है वो है मेरा वॉलंटियरिस्टिक। हालांकि ये भी क्या है? एक क्रिटिक्स है।
वॉलंटियरिस्टिक जो वर्ड है इसमें जो है आपको वॉलंटरी वर्ड मिल रहा है, वॉलंटियरली, ठीक है, वॉलंटरी, ठीक है। देखो वॉलंटरी का मतलब क्या हो गया, वॉलंटरी का मतलब हो गया आपको ग्रुप में, देखो ये तीनों रिलेट हो रहे हैं, एटोमिस्टिक, वॉलंटियरिस्टिक और मेरा स्पेशलाइजेशन, ये तीनों आपस में ही कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। वॉलंटियरिस्टिक का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वॉलंटियरिस्टिक का मतलब हुआ कि आप ग्रुप या सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनसे नहीं जुड़ सकते, आपको अकेले होकर के, अलग होकर के काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेनरी फ्यूल पे। देखो इस थ्योरी के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल जिन्होंने प्ले करा वो थे हेनरी फ्यूल, ठीक है। हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्कूल के फाउंडर थे और इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे होना चाहिए, और इन्होंने मैनेजमेंट के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए। कौन कौन से 5 स्टेप्स थे, एक था मेरा प्लानिंग, दूसरा है मेरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है मेरा लीडिंग, चौथा है मेरा कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा है मेरा कंट्रोलिंग, ठीक है। ये जो 5 स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के, ये किन्होंने बताया, ये हेनरी फ्यूल ने बताया। इसके अलावा आप बोलोगे सर ये तो स्टार्टिंग में आपने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 7 फंक्शंस होते हैं, इन 7 फंक्शंस में आपने 5 फंक्शंस का नाम लिया, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे जो मैंने 7 फंक्शंस बताए थे उसमें मेरा प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, लीडिंग नहीं था, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टिंग था, ठीक है। ये सब जो माइनर डिफरेंस है इसे ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेटिंग था लेकिन कंट्रोलिंग नहीं था। तो इन्होंने जो 5 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, वो क्या थे, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ये मेन मैनेजमेंट का बेस बनाते हैं, ठीक है। फ्यूल ने ओवरऑल टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के अंदर। अब चूंकि मैं मैनेजमेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, और क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नथिंग बट जस्ट अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ यही तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।